UPSC notification for Civil Service Examination 2025 is out now. We at Chetan Bharat Learning are having Manish Mittal sir with us, who will guide us through the important points of this notification. Very warm welcome to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here. My pleasure, sir. So my first query to you that now notification is out, तो क्या aspirants अब website पे जाके अपना form fill कर सकते हैं? Yes, definitely. 22nd of January को यूपीएससी ने नोटिफिकेशन आउट की है. सो फ्रॉम दैट डे अंटिल द 6 PM ऑफ 11th February ये फॉर्म ओपन रहेंगे और कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है. 11th Feb और मुझे याद आया कि स्टूडेंट के वो ढेरों सवाल कि सर लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, हर एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद ये सवाल आता है. तो लास्ट डेट है 11th of February. बट ऑफ कोर्स आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लास्ट डेट की वेट ना करें, बिकॉज लास्ट डेट पे काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है. सो प्लीज़ अप्लाई वेल इन एडवांस. ओके. सो फायर फाइटिंग स्पिरिट को सेट असाइड करते हुए जल्दी अपना फॉर्म भर दें, सिक्योर हो जाएं. बिल्कुल. ओके सर, हाउ मेनी वैकेंसीज देर आर दिस टाइम? This time they have come up with 979 vacancies, including all India service and central services. ओके, Which is- क्वाइट गुड नंबर, क्वाइट गुड नंबर. It is, yes, sir. ओके सर, आप एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग गाइडलाइन बता रहे थे जो मुझे भी नहीं पता थी, अबाउट फोटो अपडेशन, जो फोटो अपलोड करना होता है. Yes, कुछ सालों पहले तक ये ट्रेंड चल रहा था यूपीएससी में दैट स्टूडेंट्स यूज टू अपलोड ओल्ड फोटोग्राफ्स, Okay. और उनकी अपीयरेंस अगर चेंज हो जाती थी तो फिर बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी. सो नाउ यूपीएससी हैज़ रिटन इन द नोटिफिकेशन दैट योर फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्डर देन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. ओके. यानी कि अगर 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आई है तो फोटोग्राफ 12 जनवरी 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए, तो लेटेस्ट. जी. और सर उसी अपीयरेंस में ही अपीयर होना चाहिए एग्जाम सेंटर पे भी, जिस अपीयरेंस में फोटोग्राफ क्लिक की गई है? यस, इसके बारे में भी यूपीएससी इनफैक्ट फॉर द लास्ट 1 year दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज. तो उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप स्पेक्स पहनते हैं या आप कोई हेड गियर पहनते हैं या आप दाढ़ी रखते हैं या नहीं रखते हैं, देन यू नीड टू कैरी द सेम अपीयरेंस इन ऑल द 3 stages ऑफ द एग्जाम. ओके. तो अगर ओके यस, सर, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब एज वेल. कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार पगड़ी पहन के फ़ोटो खिंचा लेते हैं कि पग दे नाल फ़ोटो खिंचा लिए, और फिर वो रिमूव करके भी, क्योंकि केश कटाए होते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं. तो आई बिलीव इट इज़ क्लियर कि अगर आपने फ़ोटो पगड़ी के साथ क्लिक की है, बियर्ड के साथ क्लिक की है, तो उसी अपीयरेंस में आप एग्ज़ाम सेंटर जाएं. definitely, yes. So they have written that they have the right to deny admission if your appearance do not match at any of the stages. ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट कि जिस अपीयरेंस में, और वो भी आप लेटेस्ट फोटो क्लिक करा रहे हैं, उसी अपीयरेंस में आप एग्जाम सेंटर पे भी अपीयर हों. जी बिल्कुल. दैट्स ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर. सर नाउ वी कम टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. सो व्हाट इज द एज क्राइटेरिया? एज के लिए यूपीएससी हमेशा से ही 1 अगस्त को अपना कट ऑफ डेट मानती रही है. तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कैंडिडेट 21 साल का हो चुका होना चाहिए और 32 साल का नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ बिटवीन 21 and 32. 32. बाकी अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए रिलैक्सेशन है. जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो अप टू 35 यू कैन अप्लाई. दैन अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो 37 तक आप अप्लाई कर सकते हैं. और अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 years की उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है. 10 ईयर की. सो इन दिस केस 42 विल बी द एज. जी. दैट्स ग्रेट सर. सो इट्स अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. सो डिफरेंट कैटेगरी वाइज, जैसे आपने अभी एज क्राइटेरिया बताया, तो जो डिफरेंट अटेम्प्ट नंबर्स दिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, वो क्या हैं? जनरल कैटेगरी या जिसे हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं उसमें 6 अटैम्प्ट्स मैक्सिमम दिए जा सकते हैं. और अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, उसमें कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं है. तो जितने साल के लिए वो एलिजिबल हैं उतनी एज तक वो एग्ज़ाम देते रह सकते Attempts हैं. दे सकते हैं. जी. Okay. और ओबीसीज और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये 9 अटैम्प्ट्स इसके लिए रखा गया है मैक्सिमम. ओके सर. अच्छा सर, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल बार बार पूछते हैं स्टूडेंट कि सर मेरा अटेम्प्ट कब काउंट होता है? मतलब मैं अगर फॉर्म फिल करूं और मैं एग्ज़ाम देने ना जाऊं, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? या मैंने एक पेपर में मैं अपीयर हुआ और सपोज मैं सीसेट के पेपर में नहीं गया, तो क्या अटेम्प्ट काउंट होगा?
तो इसका क्या क्राइटेरिया है? हाँ, ये कई बार कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे कहा है कि सर हमें तो पेपर वन इतना डिफिकल्ट लगा कि हमें लगा कि तो हमारा कोई चांस नहीं है, तो हम सेकंड एग्जाम देने ही नहीं गए, तो ठीक है सब अब सर। हमारा अटेम्प्ट तो नहीं काउंट होगा। बट ये गलत परसेप्शन है। एक भी एग्जाम में अगर आपकी प्रेजेंस मार्क हो जाती है प्रीलिम्स में, तो वो अटेम्प्ट माना जाएगा। ओके पर सर। अगर आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया है और कोई एग्जाम नहीं देने गए, तो आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा। ओके, सो mere filling up the form is not counted as attempt. एग्जैक्ट। आपकी एग्जामिनेशन हॉल में प्री के अंदर किसी भी एक एग्जाम में अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए, तो जी अटेम्प्ट काउंट होगा। जी। ओके सर। सर देन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर नेशनैलिटी? नेशनैलिटी के आई थिंक मोर देन 99% ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिटीजन्स ओनली। ऑफ इंडिया। लेकिन क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट्स ऑफ भूटान और कुछ जो पीआईओज या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, जो कुछ स्पेसिफिक ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से इंडिया में आए थे, जैसे कि मलावी या तंजानिया, उनको भी राइट दिया हुआ है दैट दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो मींस इन सबको सेंट्रल सर्विसेज में अपीयर हो सकते हैं जी अगर इनके पास एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करती है। जी बिल्कुल, जो दे नीड और टू बी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और ऑल इंडिया सर्विस के लिए सिटीजन होना लाजमी है जी इंडिया का। बिल्कुल। ठीक है सर। सर व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन? एजुकेशन के लिए तो बहुत ही क्लियरली नोटिफिकेशन कहती है दैट यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन। ओके सर। और उसके लिए अगर ये भी एक बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम अब एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। सो ऑफ कोर्स यू कैन इवन इफ़ यू आर अपियरिंग इन द फाइनल ईयर, लेकिन उसमें बस यही शर्त होती है कि मेंस एग्ज़ाम तक आपका फाइनल का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। ओके, सो इट मींस अपीयरिंग बेसिस पे भी अपने फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के अगर आप एग्जाम के करीब हैं जी तो अपीयरिंग बेसिस पे भी हम एग्जाम फिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके सर। सो देन कम्स टू द फी। व्हाट इज द फी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कैटेगरीज? So I think we have to give it to the central government. They have kept the fee really nominal. तो 100 रुपीज़ इसकी फ़ी रखी गई है, लेकिन उसमें जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज हैं, तो विमेन को कोई फ़ी पे नहीं करनी होती। सिमिलरली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इवन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ डू नॉट नीड टू पे एनी फ़ी। Otherwise OBCs and economic weaker section has to pay हाँ the जी, full fee, बाकी 100 सबको rupees. पे करनी होती है। Okay, in any case it is 100 rupees, so I believe states must learn their lesson from UPSC in fee criteria. States are having high fees as compared to UPSC. डेफिनेटली दे शुड। Okay, sir, let's lastly come to the examination. So what is the exam pattern, especially of pre, like GS, CSET? जी, यूपीएससी इस पर्पज से इस एग्ज़ाम को 2 स्टेजेस में बांटती है। सो दे कॉल इट स्टेज 1 विच इज़ प्रिलिमिनरी एंड स्टेज 2 विच इज़ मेंस। मेंस को वो फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, मेंस रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो अगर हम उसके बारे में अभी जानना डिटेल में बात करें, स्टेज 1 की अगर हम बात करें, तो उसमें 2 एग्जाम्स रहते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जो कि सेम डे कंडक्ट किए जाते हैं। सो पेपर 1 इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर, जिसमें आपकी जनरल स्टडीज़ नॉलेज के सारे उसमें क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो पेपर 2 है दैट इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि वर्बल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। इसमें जो पेपर 2 है दैट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि उसमें सिर्फ 33% मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं। तब जो स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट पेपर का के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी मेरिट डिसाइड होती है। Okay, so the merit is on GS basis जी और 33% पे क्वालिफाइंग है CSET। नेगेटिव मार्किंग भी है इन एग्जाम्स के अंदर? हाँ जी, इसमें 1/3 फॉर एवरी क्वेश्चन देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। Okay, so over attempt is dangerous. इट इज़। Okay, sir. Thank you so very much, sir, for giving us insight about the notification. ये कुछ सवाल जो खासकर जो अभी यंग एंट्रेंस हैं तैयारी के दौरान, तो उनके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। आई होप दिस कन्फ्यूजन इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच, सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Always welcome, sir. So I believe these questions are amply clear now. For any query about this notification, please feel free to contact us on the number given with this video. And also, for preparation of UPSC Civil Service Examination, you can contact us anytime. We are having dedicated courses, currently updated notes, and test series for complete assurance to gain victory in UPSC Civil Service Examinations. All the best.